ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ वी कैन सी दैट डीमार्ट नंबर्स हैज़ गॉन अप. लुकिंग एट द मार्केट वी हैव इन इंडिया, कितने कॉर्पोरेट आ रही है आ सकते हैं, फिर हाउ डू वी वैल्यूएट के ये आ रही है सही है कि नहीं है. देन लेट्स से कि टुमारो एनीबडी हु इज इंडिविजुअल आ रही है अरेंजेस फंड्स एंड क्रिएट ए आ रही है कंपनी, बट हाउ डू वी नो कि वेदर ही इज़ द राइट एडवाइजर. और बेसिकली हम आज ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि हमने देखा कि मोस्टली पीपल जो मार्केट में लॉस करते हैं उसका दो रीज़न है. हेलो नील, वेलकम टू बैंगलोर. कैसा लग रहा है आपको आज बैंगलोर आके, जब आप आए हो? अब बैंगलोर का फिनटेक्स नियरली 30-40% या उससे भी ज़्यादा का इक्विटी मार्केट का मार्केट कैप या ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यू हैव बीन देयर इन द मार्केट फॉर नियरली 15-20 ईयर्स. तो कैसे ये चेंजेस हो रहा है एंड हाउ डज इट इज़ इम्पैक्टिंग द नॉर्मल पीपल? तो आशीष, पहली बात, इट फील्स ग्रेट क्योंकि बैंगलोर का पोल्यूशन लेवल बहुत कम है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया. यू आर राइट, बैंगलोर नाउ हैंडल्स मोर देन 50% ट्रांजैक्शंस शायद. और ये सारा टेक की वजह से हुआ है, इनोवेशन की वजह से हुआ है. ऐसा नहीं है कि कोई और एडवांटेज था. एंड अलोंगसाइड दैट मार्केट शेयर कैप्चर, बैंगलोर हैज़ reduce the costs for so many Indian investors. वो investor base expand किया है. So I'm hopeful. I hope this trend continues. It's तो lovely. आपके हिसाब से ये क्या है? इट इज़ बिकॉज द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और इट इज़ बिकॉज गिविंग क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ चार्जेस और गिविंग ईज ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, गिविंग ईज ऑफ गिविंग और ट्रेडिंग इनटू इक्विटी और गिविंग अ बेटर एक्सपीरियंस. You're right, Ashish. So along with cost, that ease component is massively there. If we think of what it was like to trade 10-15 years ago, Yes, I know. बस अकाउंट खोलने में ही कितने पेजेस भरने पड़ते थे फॉर्म के, वो अभी 5 मिनट में हो जाता है. करेक्ट. आई रिमेंबर व्हेन मैं जब HDFC सिक्योरिटीज में इंटर्नशिप कर रहा था, so there opening an account you have to send the entire courier to Bombay, somebody will verify and send it back if it is rejected. Right. So time taken was nearly 30-40 days and with the help of technology it is happening in 30-40 minutes. Correct. So ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है and because of this now we can see that DMart numbers has gone up, nearly 12 crore, 13 crore DMart number, 15 crore DMart numbers we have. So अब जब इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, so how do we give them advice? अगर आज हम देखें जो भी प्रॉब्लम है लोगों का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर और ईज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, बहुत से लोग मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं, बट सही तरीके से कैसे ट्रेड किया जाए एंड हाउ डू दे गेट द करेक्ट एडवाइस हैज बिकम ए चैलेंज. दैट इज व्हाट सेबी एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन एंड ऑल द इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो थिंकिंग कि मैं कैसे एक ईज लेके आऊँ या कन्वीनियंट वे पे बता दूँ या समझा दूँ मेरे प्रोडक्ट को, सो दैट पीपल कैन invest into it and make profit. Nobody has an intention के लोग लॉस करें. There will be some people who will be playing around the gray area. आपका बिल्कुल सही है. जो पुराना फिजिकल वाला मॉडल था वो इस एक्सपांशन को सर्व नहीं कर पाएगा. उसके लिए एक अलग सोच चाहिए, एक अलग मॉडल चाहिए. और ये नया मॉडल ऑलरेडी कुछ हद तक आ चुका है. काफ़ी सारे ऑनलाइन RIA फर्म्स है जो ट्राई कर रहे टू डिलीवर एडवाइस इन रेगुलेटेड मैनर. चैलेंज ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ा है बिकॉज रेगुलेशंस इतने सारे हैं बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन RIAs पे कि जो संख्या होनी चाहिए और जो एक्चुअल नंबर्स है उसमें बहुत बहुत बड़ा गैप है. बट आई एम होपफुल कि जब इन रेगुलेशंस में जो रिफॉर्म्स होंगे तब एक टेक ऑफ होगा बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. ओके, आपके हिसाब से बहुत सारे और एडवाइजर आ जाएंगे एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स स्केल अप करेंगे जो एडवाइजर्स हैं. हाँ. तो अभी इनको स्केल ऑफ करने के लिए क्या फिर से टेक्नोलॉजी लगेगा? कि अभी क्या है ना, RIA में एक लिमिटेशन है कि आज ए इंडिविजुअल आई कैन ओनली कैटर टू 150. तो क्या सारे के सारे लोगों को फिर कॉर्पोरेट RIA लेना पड़ेगा? एंड टेकिंग ए कॉर्पोरेट RIA इज ऑल्सो ए चैलेंज. लुकिंग एट द मार्केट वी हैव इन इंडिया, कितने कॉर्पोरेट RIA आ सकते हैं, फिर हाउ डू वी वैल्यूएट के ये RIA सही है कि नहीं है? देन लेट्स से कि टुमारो एनीबडी हु इज इंडिविजुअल RIA arranges funds and create a RIA company, but how do we know whether he is the right advisor or not? So that will be a challenge that we have to
मैनेज। 100%। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए अभी से, या कोई तरीका है जिससे अभी से हम इसको थोड़ा बेहतर कर पाए? करेक्ट। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि किसी का परफॉर्मेंस, किसी आरआईए का परफॉर्मेंस वेरीफाई करना मुश्किल है। बस अभी वर्ड ऑफ माउथ चलता है, एनेक्डोट्स चलते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ तो फेक स्क्रीनशॉट्स और वो सब चलता है। तो सेबी ने जो प्रपोज किया है द परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी, अगर वो ऑपरेशनलाइज जल्दी हो जाती है तो एक तरीका होगा कि टू नो कि व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दिस आरआईए। करेक्ट। और अभी ये जो एडवाइजर्स है, ये सब अपना अपना अलग अलग तरीके से परफॉर्मेंस क्यों जनरली पब्लिश करते हैं? इट इज़ बिकॉज टू इंड्यूस क्लाइंट्स, और इनका क्या बेसिकली मोटो होता है? ये दिखाना है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट दूसरे से सुपीरियर है। और प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम आज है इन्वेस्टर अगर हम देखें, तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहता हूँ या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहता हूँ, माई इन्वेस्टमेंट डिसीजन is always influenced by the return, be it a FD, be it PPF, any government scheme, any bond. तो क्या रीज़न है कि RIAs थोड़ा बहुत अपने रिटर्न्स को इधर उधर करना चाहते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। वही रीज़न है कि कस्टमर सोचेगा कि ये बंदा अच्छा है, इसके साथ मैं पैसे डालता हूँ। और सोल्यूशन जैसे मैंने कहा एक ही है कि एक ऑब्जेक्टिव एजेंसी होनी चाहिए। तो अगर हम आज के रेगुलेशंस देखें, जो एडवर्टाइजिंग कोड सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है उसमें क्लियरली लिखा है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ऑफ कोर्स कुछ प्लेयर्स का ये मानना है कि अगर वो परफॉर्मेंस एक नॉन एडवर्टाइजमेंट तरीके से दिखा दिया तो दैट इज़ स्टिल कंप्लायंट। ये एक थोड़ी इंटरप्रिटेशन की बात हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि अल्टीमेट सोल्यूशन जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो नहीं हो सकता कि एम्बिग्यूटी है, कुछ लोग इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग उस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। क्लैरिटी आनी चाहिए और वो तब भी आएगी जब ये परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। तो तब तक क्या करना चाहिए RIAs को या प्लेटफॉर्म्स को? रिटर्न्स ना दिखाना चाहिए, क्योंकि आज इन्वेस्टर मैं कैसे डिसाइड करूं कि दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हम जाके कोई एक प्रोडक्ट भी देखते हैं तो उसमें प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, तो खाली प्राइस से तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का असेसमेंट नहीं हो सकता। किसी का नाम से असेस करना भी मुश्किल है, और बहुत से ऐसे नाम हैं विच इज़ ऑलवेज नॉट नोन बट दे हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड वेल। ऐसा नहीं है कि RIAs आर नॉट गिविंग गुड एडवाइस, मैनी RIAs आर गिविंग गुड एडवाइस। तो अगर रिटर्न इज नॉट द स्टैंडर्ड, देन व्हाट शुड वी कीप इट एज ए स्टैंडर्ड? इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ RIAs डिलीवर एक्सेलेंट सर्विस। दे कंप्लाई विद सो मेनी रेगुलेशंस, हर एक ऑब्स्टिकल का सामना बहुत करके tough वो है, फिर भी बहुत tough। मार्केट में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो एक्चुअली ये एक डिलेमा है, एक प्रॉब्लम है कि हाउ टू रिमेन कंप्लायंट विद द रेगुलेशंस बट एट द सेम टाइम शो योर कस्टमर्स कि हाँ मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो जब मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, कर रहा हूँ तो नहीं, कर सकता हूँ। करेक्ट, मतलब आई हैव टू शो माई एबिलिटी, एंड एबिलिटी इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट कैन ओनली बी जज्ड बाय रिटर्न्स। उसके सिवा तो और कोई नहीं। मैं बोलूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, अभी ये स्ट्रैटेजी का क्या परफॉर्मेंस है उसको भी मेरे को बैक टेस्ट करके देना ही पड़ेगा। और अब बाकी के प्रोडक्ट्स अगर देखें, म्यूचुअल फंड का NAV रोज़ पब्लिश होता है, उसके रिटर्न्स डिस्प्ले हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उसके कुछ रूल्स है, एम्फी और सेबी ने रूल्स बनाए कि आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर, हाँ दिखा सकते हो। इनफैक्ट रिसेंटली एक सर्कुलर आया था एम्फी का जिसमें इन्होंने कहा है कि सपोज आप फ्यूचर रिटर्न्स की बात कर रहे हो तो नंबर 1 आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मेरी स्कीम ये फ्यूचर रिटर्न्स देगी। आप एट द मोस्ट दिखा सकते हो कि हिस्टोरिकली इस कैटेगरी, एक्विटी फंड्स की कैटेगरी ने इतना दिया है तो शायद आपको इस रेंज में रिटर्न्स मिल जाएगा। हाँ, और उसके भी लिमिट्स इस सर्कुलर में आए हैं। तो उसके लिमिट्स अकॉर्डिंग टू एम्फी जो 10 ईयर रोलिंग रिटर्न है निफ्टी का, वही आप ले सकते हो, मैक्सिमम ले सकते हो टू शो कि इक्विटी फंड्स आपको इतना दे सकते हैं। और वो अमाउंट अभी के टाइम में 12.9% है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि द पॉइंट आई वाज मेकिंग कि बाकी जो प्रोडक्ट्स है म्यूचुअल फंड्स में
अलाउड है, विथ रेगुलेशंस अलाउड है टू शो परफॉर्मेंस। पीएमएस में अलाउड है क्योंकि पीएमएस में ऑडिटेड उनका एक स्टेटमेंट होता है विच गोज टू सेबी, एंड उसमें उनको रिटर्न्स दिखाना मैंडेटरी है एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला जो सेबी ने प्रिस्क्राइब किया। हाँ, AIFs का भी जो स्टेटमेंट जाता है टू देयर क्लाइंट्स, दैट आल्सो हैज़ द रिटर्न्स। तो बात बस रहती है RAs की और RIS की। नहीं, एक्चुअली ये RA और RIS के जो प्रोडक्ट है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम एज PMS। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि सारे के सारे लोगों के लिए रिटर्न्स आर सेम, बट PMS जैसा प्रोडक्ट है या RIA जैसा प्रोडक्ट है, इसमें ना सारे के सारे इंडिविजुअल के लिए रिटर्न्स अलग अलग होंगे। सो लेट्स से समबडी हु हैज स्टार्टेड इन गिविंग एडवाइस इन 2019 और 2020, उसका CAGR हमेशा 30-40% दिखेगा, और जिसने 2022 में स्टार्ट किया उसका तो CAGR होगा ही नहीं, या फिर फ्लैटिस होगा। फिर उस टाइम पे ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ऑडियंस और फॉर एनी इन्वेस्टर टू डिसाइड कि भाई ये एडवाइजर मेरे लिए सही में काम कर पाएगा कि नहीं। और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है कि मल्टी एसेट एडवाइजिंग। आज के दिन में जो एडवाइस से भी जनरली ट्रैक करता है, इट इज़ इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टिंग। कल को आज ये एडवाइजर, आई डो नॉट हैव एनी लिमिटेशन कि मेरे को खाली इक्विटी देना है, मेरे को तो सब में देना है, इंश्योरेंस भी मैं बता देता हूँ। तो इन सबको कैसे कंबाइन करके लाए, दैट इज गोइंग टू बी ए चैलेंज, एंड हाउ डू टेक कैन हेल्प इन दिस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा। जी, तो मैं उसको 2 और चैलेंजेस ऐड कर देता हूँ एंड एक सोल्यूशन ऐड करता हूँ। तो 2 सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स और क्या है, एक तो एट द एंड ऑफ द डे एडवाइस बस एडवाइस होता है, उसको फॉलो करना या ना करना वो क्लाइंट के हाथ में होता है। तो समझ लीजिए आपका एक कोई बड़ा क्लाइंट है, आपका AUM 100 करोड़ है और 90 करोड़ का एक कोई क्लाइंट है जिसने आपका एडवाइस फॉलो ही नहीं किया। तो आपने अगर सारे क्लाइंट्स का एवरेज रिटर्न पब्लिश किया तो हो सकता है कि आपने सही एडवाइस दी हो लेकिन उसने फॉलो नहीं किया, इसलिए आपका एकदम कम हुआ हो रिटर्न। करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एडवाइस रिस्क कम करने के लिए दिया तो वो कहीं कैप्चर नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड एडवाइजर, कि किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो, रिस्क कम हो या फिर रिटर्न ज़्यादा हो। तो ये 2 चैलेंजेस हैं। इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में है, और वो सोल्यूशन अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम से आएगा, जहाँ एक आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है वेयर किसी इंडिविजुअल के सारे इन्वेस्टमेंट्स एक जगह दिख जाएंगे, ये पता चल जाए टू द एडवाइजर। करेक्ट। एंड दैट विल इंक्लूड डिफरेंट एसेट्स। तो हो सकता है कि किसी के बॉन्ड्स अलग है, FDs अलग है, स्टॉक्स अलग है, एंड वो किसी RI के पास जाता है, एडवाइस लेता है अक्रॉस ऑल एसेट्स, एंड वो जो परफॉर्मेंस अल्टीमेटली आ जाता है दैट गेट्स ट्रैक थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर। ये वन सोल्यूशन हो सकता है। ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, बट इट्स अ ब्राइट स्पॉट इन माय ओपिनियन। करेक्ट। और यहाँ पे आपका ये क्या एडवाइस रहेगा टू द यूजर, कि वो यूजर आई मीन के इन्वेस्टर्स, बेसिकली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि रिटर्न को चेज करते हैं, एट द सेम व्हाट दे वांट इज प्रिंसिपल टू बी प्रोटेक्टेड। ये दोनों पैरेलली तो नहीं चल सकते। तो इसके बारे में जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है या कोई भी है, आज के दिन में जो भी फिनटेक में ग्रोथ हुआ है या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। तो वहाँ पे ये वाला पार्ट कोई कवर नहीं करता कि रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्या मैकेनिज्म होता है, या फिर कोई कवर करता है तो शायद इन्वेस्टर ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो अभी भी बोलता है कि ये लो मेरी नई गाड़ी, 4 दिन में बन गई मेरी गाड़ी। तो ये प्रॉब्लम को कैसे अरेस्ट किया जाए? आपका बिल्कुल सही है। अगर आप थंबनेल्स देखें सारे इन वीडियोस के तो ऐसे ही होते हैं, ये मेरी देखो गाड़ी, या इस इन्वेस्टमेंट ने मेरे पैसे 4 गुना बढ़ा दिए, या इस स्टॉक ये मल्टी बैगर स्टॉक है, तो ऐसा ही होता है। और यही बिकता है लोगों को, ये लोग वही चाहिए ना। तो इसीलिए ना एडवाइजर भी कंफ्यूज हो जाता है, एनालिस्ट भी कंफ्यूज होता है कि मैं अपने आप को बेचूं कैसे। इनकेस मैं जाके सब कुछ प्लेन वैनिला बोल दूं कि मेरा एक स्ट्रेटेजी है, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करता हूं या ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता हूं, उससे इन्वेस्टर को कुछ समझ में ना आता। आपका बिल्कुल सही है। इसका सल्यूशन रेगुलेशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के में इंटरफियरेंस समझा जाएगा। बट कुछ ट्वीक्स तो बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी सजेस्ट किया हुआ है कि एक आप मैंडेटरी सेंटेंस डालने के लिए कंपलसरी कर दो टू ऑल इन्फ्लुएंसर्स, ऑल मीडिया हाउसेस ऑल्सो,
कि फॉर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग प्लीज़ रिफर टू एन RI, और एक RI की डायरेक्टरी का लिंक डाल दो। कम से कम एक थोड़ा नज तो आ जाएगा कि ये जो वीडियो बना है वो काफ़ी नहीं है, आपको और थोड़ा इन डिटेल जाना पड़ेगा। करेक्ट। इवन सेबी जैसे PMS आता है, AIF आता है, वहाँ पे गाइडलाइंस में बोलते हैं कि मेंशन करो कि ये एक फाइनेंशियल एसेट में ना मैं कितना एक्सपोजर लेना चाहिए ऑफ योर टोटल नेटवर्थ, 5%, 10%, जो भी है, 2%। अगर इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, आई थिंक इट कैन ऑल्सो सॉल्व सम इशूज। तो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो एसेट एलोकेशन है, जो रिस्क लिमिट्स होने चाहिए, वो हर एक आदमी के लिए अलग हो सकते हैं। तो वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में दिखाना या मैंडेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट मेरे हिसाब से सम काइंड ऑफ नज कि आप यहाँ पे जाओ तो आपको रेगुलेटेड प्रॉपर एडवाइस मिलेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और आज के दिन पे जो भी सारे वीडियोस आते हैं, वेदर दोज वीडियोस और दोज जो भी रिसर्च रिपोर्ट आता है या ट्वीट आता है, जो भी आता है, आर दे कंक्लूड और कन्वर्ट इनटू एडवाइस? और क्या ये लिमिट नहीं कर सकते कि ये एडवाइस ना हो? जैसे मान लीजिए कि कोई बात कर रहा है फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी, जस्ट एनालाइज द फंडामेंटल्स, डू नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट द प्राइस। इससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, आपका कहना सही है। मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ ऑन रेगुलेशंस गोइंग इनटू द कंटेंट। मतलब स्पीच में अगर सपोज आप इस कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा अलग रखें, सपोज कोई कंपनी एक्स है और मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उस कंपनी के बारे में, और मुझे बस बताना है पब्लिक को कि मेरा ये ओपिनियन है और क्यों ओपिनियन है। तो क्या मुझे वो फ्रीडम डिनाई होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं उससे पैसे कमाने नहीं चाहता हूँ, मैं कोई एडवाइसरी बिजनेस नहीं सेटअप करना चाहता, मुझे बस अपनी बात कहनी है। विसल ब्लोअर्स जो है वो बस अपनी बात कहते हैं, राइट? और उससे प्राइस डिस्कवरी होती है। अगर हम स्पीच को ही कर्टेल कर दे, इन्फॉर्मेशन को ही कर्टेल कर दे, तो प्राइस डिस्कवरी कर्टेल हो जाएगी, मार्केट फंक्शनिंग इम्पीड हो जाएगा। तो इसलिए मैं काफ़ी हेजिटेंट हूँ स्पीच कंट्रोल करने में। बट जो ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, मुझे लगता है कि दे कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द मनी, एंड दैट इज़ व्हाट सेबी इज़ डूइंग। तो आशीष, आप बताइए कि एज अ वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म आप इन डायलेमास को कैसे सॉल्व कर रहे हो? हाउ आर यू ब्रॉडनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बट एट द सेम टाइम इन अ लीगली कंप्लायंट मैनर? सी बेसिकली हम आज ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि हमने देखा कि मोस्टली पीपल जो मार्केट में लॉस करते हैं, उसका दो रीज़न है। एक तो अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन जाता है कोई वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं है, या तो कहीं से कोई टेलीग्राम चैनल से मिल गया, कोई फेसबुक से मिल गया, या कोई दोस्त ने ट्वीट कर दिया। एटलीस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे वो एडवाइजर्स लेके आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जो कि सेबी से रेगुलेटेड है। सो उनके ऊपर ना एक कंप्लायंस का प्रेशर है। सो दे विल नॉट पुट एनीथिंग जो कि एक इन्वेस्टर को लॉस की तरफ लेके जाए। वो बहुत कोशिश करें, हाँ, बहुत सारे कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर का लॉस ना हो, एंड एट द एंड उनको पता है कि जो भी वो एडवाइस यहाँ पे दे रहे हैं, ये सारे के सारे इनको फाइल करना पड़ेगा सेबी में। बिल्कुल। तो उस हिसाब से उनके ऊपर ना एक कंट्रोलिंग है। और चीज़ क्या है ना, आप अगर जाके इंडिविजुअली एक जगह पे एडवाइजर्स के बारे में रिसर्च करके उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो आपका आज इंडिविजुअल बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, सो दैट यू कैन नो अबाउट ऑल द एडवाइजर्स एट वन प्लेस। अब ऑल का भी एक कंजन है। अगर आपको मैं 500 एडवाइजर दिला दूं, तो 500 एडवाइजर ही आप एनालाइज करने में फंस जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि लिमिटेड एडवाइजर्स रखें, सो दैट जो डिसीजन मेकिंग है इन्वेस्टर के लिए वो इजी हो। आज के दिन में 5000 के करीब करीब म्यूचुअल फंड स्कीम है, 300-400 म्यूचुअल फंड PMSs है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर के पास कम चॉइस रहे, बट वो चॉइस रहे जिसके साथ वो मोस्ट ऑफ उसके फाइनेंशियल गोल्स ऐड कर सकता है या अचीव कर सकता है। एट द सेम टाइम हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? हम लोग फोकस ये नहीं कर रहे हैं कि एडवाइजर आए और खाली स्टॉक्स बताए और चला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि यह हमें आज एक कंपनी ये लगता है कि खाली एक प्रोडक्ट या एक एसेट क्लास स्पेसिफिक आपको नहीं रहना चाहिए। यू शुड हैव मल्टी एसेट इन योर पोर्टफोलियो। अभी एट इन्वेस्टर भी आप हो या आप एक्सपर्ट भी हो, तो भी आपको मल्टी एसेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द टाइम विच विल टेल कि आपके लिए कौन सा एसेट सही है।
मुझे याद है एक मोतीलाल ओसवाल का स्टडी था, रिसेंटली पब्लिश हुआ था, कि उन्होंने पोर्टफोलियोज एनालाइज किए कि एक 25-75 डेट इक्विटी, फिर 50-50, फिर 75-25। तो जो 50-50 वाला पोर्टफोलियो था और जो 75 इक्विटी 25 डेट वाला पोर्टफोलियो था, उसके जो रिटर्न्स हैं फ्रॉम 1990 टू 2023, उसमें लेस देन 1% का फ़र्क था। करेक्ट। सी, अगर आप एक्सेल में जाके डालोगे ना, 1% कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा गैप दिखाएगा, बट जरूरी नहीं ना वो गैप आपको चाहिए। आपके पर्सनल फाइनेंसेस ना वो 1% के कम रिस्क लेने से शायद कवर हो जाएंगे। सो दैट इज व्हाट पिकराइट इज फोकस्ड के आप वो लो जो आपके लिए सही है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चीज़ें जो भी मिल रहा है वो ले लो एंड देन यू आर ट्रैप्ड। यहाँ पे भी हमने हमारे एक्सपीरियंस में भी देखा है कि लोग जिसको मान लीजिए कि कोई किसी को पोर्टफोलियो मिल गया और वहाँ से कोई एक स्टॉक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये क्या करेंगे, उस पर ना एडिशनल एक्सपोजर ले लेंगे, देन यू आर ओवर राइडिंग ऑन एडवाइजर एडवाइस। तो वो नहीं करना चाहिए। सो ये सारे प्रॉब्लम्स हम पिकराइट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि इन आवर प्लेटफॉर्म जो ट्रेडिंग एडवाइजरी भी हो या कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस भी देता है ना, वो भी वेरीफाइड रहे। अगर किसी ने एक स्टॉक के ऊपर कॉल भी दिया ना, उसका पूरा एनालिसिस दे, उसका रिसर्च रिपोर्ट अवेलेबल कराए, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू द यूजर। उसके बिना खाली कहीं से एक मैसेज आ गया कि ये बाई प्राइस है, ये सेल प्राइस है, खरीद लो, जंप इन द ट्रेड, वो हम लोग नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एक ट्रेड में इन्वेस्ट करे एंड बिफोर दैट ही नोज कि इसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है और कहाँ पे एग्जिट करना है। और ऐसा भी है कि हम लोग ना टाइमली अलर्ट्स भी डालने की कोशिश करते हैं, सो दैट कभी कभी यूजर को ना एंट्री करने में प्राइस ना प्रॉब्लम होता है। सारे के सारे यूजर इतने प्रो नहीं होते हैं कि सारे के सारे एंट्रीज करेक्टली मार दें, तो इसलिए वो वाला काम भी हम पिकराइट के थ्रू करना चाहते हैं। एंड वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड ऑल द क्लैरिटी फ्रॉम द रेगुलेटर। जितना क्लैरिटी हमें जल्दी मिलेगा ना, उतना बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि जो भी कंप्लायंस है वो सारे के सारे 100% फॉलो हो, सो दैट लोगों को ना कन्फ्यूजन ना रहे कि अभी ये अनकम्प्लायंट है या ये सही नहीं है, यहाँ पे कहाँ मैं आके फंस गया हूँ। तो जितना क्लैरिटी दे रेगुलेटर्स वेल इन एडवांस, वो बेहतर है। मुझे पता है कि उनके लिए भी एक टफ टास्क है, बट हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कहीं पे हम मतलब जॉइंटली भी काम कर सकते हैं ना, सो वी एज ए ब्रांड आर वेरी वेरी ओपन ऑन दैट। थैंक यू नील फॉर कमिंग टू आवर शो। आवर शोज नेम इज़ यू मी एंड फाइनेंस। हम अगले हफ्ते भी और एक एपिसोड लेके आएंगे विद सम अदर गेस्ट। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स आशीष। थैंक यू नील।